चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भारत बार बार हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बार भारत आए और हिंदुस्तान ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन चीन ने बात तो की भाईचारे की, लेकिन दे दिया धोखा। एलएसी पर चीन ने जो सड़क छाप गुंडों वाली करतूत को अंजाम दिया, वो माफी के काबिल नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया है। चीन को भारत की जनता के भावनाओं और संवेदनाओं की कोई फिक्र नहीं है, जबकि भारत ने साल 1947 के बाद से ही चीन की तरफ लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन चीन की तरफ से भारत को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला। चीन की विस्तारवादी सोच कोई नई नहीं है। चीन का अगर आप लोग इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा से ही चीन की नीयत में फरेब और धोखा ही रहा है। चीन हमेशा से ही एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरे हाथ से पीठ में खंजर घोंप देता है। भारत के साथ चीन की इस तरह की ये दूसरी घटना है। 1962 में भी चीन ने इसी तरह से धोखे से भारत पर हमला किया था और 60 साल बाद फिर उसी तरह से चीन ने भारत के सैनिकों पर धोखे से हमला किया। दरअसल चीन का इतिहास ही धोखे की स्याही से लिखा गया है। इसके पीछे है चीन के एक पुराने रणनीतिकार की सोच, जिसके नक्शे कदम पर आज भी चीन की सेना चलती है। एक समय में चीनी सेना का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था। चीन के इस रणनीतिकार की सोच में ही छल कपट था और युद्ध में वो इसी छल कपट के सहारे जीत हासिल करता था। आज चीन भी इसी की राह पर चल रहा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन के इसी रणनीतिकार के बारे में बताने वाले हैं जो चीन के इतिहास का सबसे सफल जनरल रहा। चीन आज भी इसी की बनाई हुई युद्ध नीति पर काम करता है। चीन आज जिस विस्तारवादी सोच पर चल रहा है, सालों पहले इस नीति पर वो जनरल भी चलता था। आज हम आप लोगों को इसी शख्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप लोग समझ जाएंगे कि चीन की ये चालबाजियां दरअसल उस जनरल के ही दिमाग की उपज थी, जिस पर आज चीन आंख मूंद कर चल रहा है। संजू के क्रूर नीतियों के नक्शे कदम पर चीन। शांति और अमन दुनिया में रहने वाले हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन इससे भी झुठलाया नहीं जा सकता कि दुनिया के इतिहास में कई पन्ने युद्धों से भरे पड़े हैं। युद्ध को और उससे जुड़ी नीतियों को जानने में जो महारत चाइना के संजू ने हासिल की थी, वो शायद ही आज तक कोई और मिलिट्री लीडर हासिल कर पाया हो। वो युद्ध और उससे जुड़ी नीतियों को लेकर इस तरह संजीदा था कि एक बार केवल युद्ध में संजीदगी का सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने ही महल की 2 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था। सुंजू ही वो शख्स है जिसके नक्शे कदम पर आज भी चीन की सेना चलती है। सुंजू की सोच और चीन की विस्तारवादी सोच में एक जैसी समानता है। सुंजू के जन्म की कोई पुख्ता तारीख तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 544 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। सुंजू को एक समय में चीनी सेना का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था, लेकिन वो एक शानदार रणनीतिकार होने के साथ साथ एक सफल लेखक भी था। सुंजू ने मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर की भी रचना की थी। चीन का वो साम्राज्य जो संजू की जन्मभूमि थी, उसे बड़े पड़ोसी मुल्कों से बचाने में संजू ने जो नीतियां तैयार की थी, वहीं से आगे चलकर आर्ट ऑफ वॉर की नींव पड़ी। चाइना आज भी इन्हीं नीतियों के आधार पर अपने पड़ोसियों से व्यवहार करता है। युद्ध की नीतियों से जुड़ा संजू का काम कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी लिखी आर्ट ऑफ वॉर किताब को सालों तक छिपा कर रखा गया था। उस वक्त उसे पढ़ने की इजाजत केवल राजाओं और कुछ चुने हुए विद्वानों को ही थी, लेकिन जब वो हर किसी के लिए उपलब्ध हुई तो लगभग हर युद्ध की अगुवाई करने वाले ने उससे कुछ ना कुछ सीखा। चीनी सेना की चाल संजू की सोच जैसी। संजू से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो चीन में काफी मशहूर हैं, लेकिन इसमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें चीन ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। संजू के बारे में कहा जाता है कि बचपन में उसे बाकी बच्चों की तरह खेलने का शौक नहीं था, बल्कि उसका शौक था युद्ध करना। इस दिलचस्पी की एक वजह यह भी हो सकती है कि उस दौर में अक्सर राजा अपनी धौंस जमाने के लिए किसी पर भी हमला कर दिया करते थे और अपने राजा का साथ देने के लिए कबीले भी उस युद्ध में उतर जाते थे। इस कारण युद्ध के किस्सों को सुनकर संजू बड़ा हुआ था और शायद इसीलिए उसके मन में युद्ध में पारंगत होने का सपना पलने लगा। उस समय में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में यह बच्चा चीन सेना का जनरल पद संभालेगा। संजू की सोच चीन की सेना पर किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने कभी भी भारत के साथ कोई लंबा युद्ध नहीं लड़ा, फिर चाहे 62 का युद्ध हो या फिर 67 में चीन की सेना से भारतीय सैनिकों के भिड़ने का मामला हो।
दरअसल इसके पीछे संजू की सोच ही काम कर रही है। संजू का मानना है कि युद्ध जितना लंबा खिंच जाएगा, उतने ही ज्यादा उससे जुड़े साधनों की किल्लत हो जाएगी। इसके साथ ही सैनिकों का हौसला भी कम होता जाएगा। साधनों की कमी से कोई भी देश कमजोर पड़ने लगेगा, जिसका फायदा युद्ध में उसके सामने खड़ा दुश्मन देश जरूर उठाएगा। संजू की इस बात को पुख्ता करने का सबसे बड़ा उदाहरण है वियतनाम और अफगान युद्ध। संजू के मुताबिक लंबे युद्धों में कोई भी बड़ा विजेता बनकर नहीं उभरता, इसलिए इस तरह से हमला करो कि लड़ाई छोटी रहे और ज्यादा लंबी ना खींचे। गलवान घाटी में चीन ने जो किया वो इसी संजू की सोच का नतीजा है। चीन ने यहाँ भी 1 महीने तक सरहद पर खींचतान की और अचानक से हमला किया और फिर से बातचीत की टेबल पर आना चाह रहा है। आर्ट ऑफ वॉर की थियोरी पर चलता है चीन। हजारों साल पुरानी होने के बाद भी संजू की युद्ध नीतियां उतनी ही कारगर है जितनी उसके समय में होती थी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने संजू की नीतियों पर चलकर ही चाइना के राष्ट्रवादी दल के नेता चियांग काई शेक को गृह युद्ध में हराया था। संजू की लेख और उसकी किताब को पढ़ने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें जीत के लिए किसी भी छल कपट का साथ लेना इनके युद्ध का हिस्सा था, जो कि चीनी सेना आज भी उसका इस्तेमाल कर रही है। चीनी सेना लगातार भारत पर छल कपट से विस्तारवादी सोच को कामयाब बनाना चाहती है। हजारों साल पहले संजू की लिखी किताब का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। इन किताब में युद्ध की हर नीति का वर्णन किया गया है। चीन के संजू नीति से सफल भारत की चाणक्य नीति। चीन के संजू की रणनीति को चाणक्य नीति के मुकाबले ज्यादा सफल बताया जाता है, लेकिन हमारी भारतीय सेना ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। यही बात आर्मी चीफ MM नरवणे ने 4 मार्च को लैंड वॉरफेयर पर आयोजित एक सेमिनार में कही थी। साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी कहा था कि भारतीय सेना अब रणनीति के लिए अपने इतिहास की ओर मुड़कर चाणक्य जैसे महान रणनीतिकारों की ओर देख रही है। साथ ही अब नए जमाने में होने वाले हाइब्रिड वॉरफेयर पर भी ध्यान दे रही है और उसके लिए तकनीक विकसित करने में लगी है। दरअसल संजू और चाणक्य की नीति बिल्कुल अलग अलग है। भारत कई मामलों में चाणक्य की नीति पर चलता है, जो संजू जितनी आक्रामक और धोखे पर आधारित नहीं है, जबकि संजू की नीतियां धोखे और फरेब से भरपूर है, जिसका असर चीनी सेना में दिखाई देता है।